माँ बाप की मौत के बाद रेशमा और कंचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती ना? जब से तुम दोनों के माँ बाप इस दुनिया से गए हैं, तुमने तो हमारी दहली पकड़ ली है। गुरुद्वारे क्यों नहीं चली जाती जब मुफ्त में खाने का इतना शौक है? तो जब देखो मेरी दहली इस पर मांगने चली आती हो। मेरे घर में फ्री का खाना आता है क्या? रेशमा और कंचन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उनके माँ बापू को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। चलते चलते वो एक ढाबे पर जाती हैं, जहाँ एक बूढ़ा काका होता है। वो उनसे खाना मांगती हैं। हाँ हाँ, आओ बच्चों, यहाँ आओ और बैठकर खाना खाओ। लेकिन काका, हमारे पास पैसे नहीं है और भूख भी बहुत तेज लगी है। हाँ काका, भूख जोरों की लगी है और इसके बदले आप चाहे तो हम आपके ढाबे पर सफाई और बर्तन धोने का काम कर देंगे। वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम दोनों बैठो और खाना खाओ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ रहती हो? फिर दोनों बहनें अपनी दुख भरी कहानी काका को सुना देती हैं। ओह, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हें आज के बाद इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों यहीं रहकर काम में मेरा हाथ बटाओ और यहीं रहकर भर पेट खाना खाओ। उस आदमी की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और इसी तरह देखते देखते 5 महीने बीत गए। एक रोज काका की तबीयत खराब हो जाती है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, लगता है आज दुकान नहीं खोल पाऊंगा। ऐसा करो, तुम दोनों कुछ बनाकर खा लो और थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ठीक है काका, आप आराम कीजिए, हम देख लेंगे। अगर कुछ बन पाया तो अभी बना लेते हैं। तुम्हें याद है कंचन, जब घर में सब्जियां खत्म हो जाती थी और जो बची हुई सब्जियां होती थी तो माँ उन सबको मिलाकर पराठे बना दिया करती थी। तो क्यों ना हम भी पराठे बना ले, सब्जी वाले पराठे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग सब्जी वाले पराठे और मिर्च का अचार जीरे के छौंक में बना लेते हैं और फिर काका से कहकर बाजार से सामान भी ले आएंगे। फिर सबसे पहले उसने वो पराठे काका को खाने को दिए। वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, कितना स्वाद है इनमें। ऐसे स्वादिष्ट पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसे पराठे अपनी दुकान पर बिकने लगे ना तो धूम मच जाएगी। आप मजाक कर रहे हो ना काका? नहीं बिटिया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अभी बाजार जाओ और जो जो सामान तुमने इन पराठों में डाला था वो सब ले आओ और साथ में ये बढ़िया सा ऐसा अचार भी बना लेना। और फिर आज सबको दुकान पर ये सब्जियों का पराठा, अचार और दही खिलाओ। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। फिर वो भागकर जाती हैं और बाजार से सब्जियां ले आती हैं, जिसके बाद वो दही और अचार के साथ परोसती हैं। ये क्या पराठा? आज कड़ी चावल, दाल चावल ये सब नहीं बनाया क्या? आज काका की तबीयत खराब है, इसलिए हमने पराठे बनाए हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी रोज हम एक ही तरह का खाना खा खा कर भी थक जाते हैं, इसी बहाने आज कुछ अलग खाने को मिलेगा। उनके पराठे खाकर सब ग्राहक बड़े खुश थे और वो एक के बाद एक और पराठे लिए जा रहे थे। शाम को वो दोनों घर आकर वो सब पैसे काका के हाथ में देती हैं तो काका बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये पैसे बता रहे हैं कि तुम दोनों के हाथ में कितना स्वाद है, क्योंकि इतनी कमाई तो पहले मेरी 3 दिन में होती थी, जितनी आज 1 दिन में हुई है। बहुत बढ़िया, आज से तुम दोनों बहनें यही काम करोगी और साथ में मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। सच में काका, आपको हम पर यकीन है कि हम दोनों बहनें ये काम संभाल पाएंगी? मेरे हाथ में रखे ये नोट ही ये बताने के लिए काफी हैं कि तुम दोनों के हाथों में कितना स्वाद है। चलो, आज तुम दोनों बहुत थक गई होंगी ना, अब जल्दी से चलकर तुम दोनों खाना खाकर आराम कर लो और फिर सुबह की तैयारी कर लो। अब अगले दिन से दोनों बहनें सब्जियां उबालकर उनके पराठे बनाना शुरू कर देती हैं। उनके हाथ की सब्जी के पराठे और अचार सबको बड़े पसंद आते हैं। अब उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर काका का भी देहांत हो जाता है। काका का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी दुकान उन्हें दे जाते हैं। कंचन, अब तो अपने पास पैसे भी आने लगे हैं, तो क्यों ना हम अपनी झोपड़ी को हटाकर एक पक्का घर बना ले? हाँ दीदी, विचार तो अच्छा है, लेकिन आपके मन में अचानक ये विचार कैसे आ गया? तू अब बड़ी हो गई है तो कल को तेरा ब्याह भी तो करना है। अब लड़के वाले घर बार तो देखेंगे ना। अच्छा, तो मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? नहीं दीदी, अभी नहीं। अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है और सफल होना है। उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। और हाँ, शादी करेंगे तो दोनों बहनें इकट्ठी करेंगे, नहीं तो सारी उम्र हम इस काम को ऐसे ही चलाएंगे। फिर दोनों बहनें आपसी सहमति से पक्का घर बनवाती हैं। उनकी इस कामयाबी की हर कोई बड़ी ही तारीफ कर रहा था। देखो तो, दोनों बहनों ने अनाथ होकर भी एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सच में बहन ऊपर से सफल भी हो रही हैं। फिर कुछ दिन बाद
दीदी, आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम चल पड़ा है, लोग ऑनलाइन ही खाना मंगवा लेते हैं। और आप वो लाल टी शर्ट वाले को देख रहे हो, आजकल लोग ऑनलाइन खाना बुक करवा लेते हैं और यही लोग उन तक पहुंचाते हैं। फिर नवीन नाम का एक लड़का जो वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और उन्हें आकर इस काम के बारे में सब बताता है। देख लेना, तुम्हें इस काम में खूब फायदा होगा। बोलो, हाथ मिलाती हो? अब दोनों बहनें इस काम के लिए हाँ कर देती हैं। अब वो जल्दी ही बहुत कामयाब हो जाती हैं। फिर एक रोज नवीन उनके पास आया। मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हें पता है, तुम्हें हर बार 5 की रेटिंग मिलती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे सब्जी वाले पराठे एक होटल के मालिक को बहुत पसंद आए और अब वो तुम्हें अपने होटल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। क्या सच में? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जब मुझे फायदा होता है तभी तो हमें भी फायदा होता है। फिर अपने फायदे के लिए हम क्यों ना सोचें। अब दोनों बहनों को होटल से भी ऑर्डर आने लगे, जिससे उनकी कमाई खूब अच्छी होने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने 2 सगे भाइयों से शादी कर ली और शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा। क्रांति अपनी 2 बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे ये पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। उसकी 2 बेटियां थी, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति का साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4000 ही मिलते। एक रोज, लाला जी, इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुझसे, खाली सामान ही इधर से उधर रखना होता है और बैठकर दाल में कंकड़ पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता, और अगर नहीं जमता है तेरे को तो कहीं और जाके काम देख ले। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ से मेरा घर पास में है और बच्चियों का स्कूल भी। मैं काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊंगी तो घर और बच्चे कैसे देखूंगी? अरे इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ, आपको पता है सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता। वो सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वो भी बिना घी के चुपड़ी हुई। वो सब हमें गरीब कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है मेरी बच्चियों। कभी कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती। एक रोज जब वो दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्जा खा रहा था, जिसे देख प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी वो खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफी बच्चे लाते हैं ये पिज्जा, लेकिन वो बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें ये खिला सके। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है। अच्छा तू रुक, मैं अभी लाला जी से मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक, बिटिया का बड़ा मन है ये पिज्जा खाने का, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा। ए चल चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है इसे खाने की। जानती भी है कितना महंगा आता है ये, हैं? ये तो हम बड़े लोगों के शौक हैं। चल जा। आंखों में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे फिर कभी पिज्जा खिला दूंगी। चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नजर अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्जा पर रख दी। तभी लाला के पिज्जा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्जा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नजर बचाते हुए उसे अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उसे चूल्हे पर सेकने लगी। ये पिज्जा, ये कहाँ से आया? माँ, वो लाला के पिज्जा में बाल आ गया था और उसने वो पिज्जा फेंक दिया था। मैंने बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तुम भी थोड़ा खा लो और थोड़ा माँ हम दोनों खा लेते हैं, आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। लो खाकर देखो। क्रांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ,
सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उनकी नजर एक ठेले पर वेज पिज्जा और पनीर का पिज्जा बना रहे मदन पर जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल क्या आप मुझे भी ये वेज पिज्जा बनाना सिखाओगे? ए धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है, चल जा यहाँ से। मदन उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों स्कूल से लौटते वक्त अक्सर छुप छुप कर मदन को पिज्जा बनाते देखती। एक रोज वो मंडी जाती है और वहां जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियों में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बिन कर लाती हैं। और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वो घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती हैं, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट कर वो उस पर डाल देती है। पिज्जा जितना दिखने में खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा वो खाने में लाजवाब था। वाह छोटी, हम तो पिज्जा बनाने में माहिर हो गए। ये वाला माँ के लिए रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज उन्होंने पेट भर पिज्जा खाया, लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, प्रज्ञा, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहते हैं। अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है माँ, अब तुम बस आराम करो। हमने उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब उसके यहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मैं आराम करूंगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसों से वो पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती, आओ आओ प्यारे लोगों, आओ हमारा स्वादिष्ट पिज्जा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सिर्फ 50 रुपए के सस्ते दामों में खाओ। इतना सस्ता पिज्जा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनसे वो पिज्जा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है, एक वेज पिज्जा मुझे भी देना। वाह, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। ये छोरियां क्या सोचती हैं? 2-4 सब्जियों से बना ये वेज पिज्जा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेंगी। कहाँ मेरा वेज और पनीर पिज्जा, और कहाँ इनका ये सब्जी वाला सिर्फ वेज पिज्जा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव, साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्जा बनाती और प्रज्ञा वो सबको परोसती जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्जा बनाया है। क्या लाजवाब स्वाद है इसमें। उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़कियों, खबरदार, अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्जा का ठेला यहाँ पर लगाया तो। क्यों नहीं बेच सकती हम यहाँ पर पिज्जा? क्योंकि तुम्हारा ये सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्जा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। मैं रोज सारा सामान घर ले जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती और अगले दिन से वो फिर से पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्जा मिलेगा। आपको ये बेकार सब्जी वाला पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्जा में तो रत्ती भर का स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इसके इस वेज पिज्जा में है। जाने क्या मिलाती हैं ये 2 कौड़ी की लड़कियां अपने इस वेज पिज्जा में। अब दोनों बहनें स्कूल से आते ही पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। ये देख अब मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहां से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुना है यहाँ कोई लड़कियां वेज पिज्जा बनाकर बेचती हैं, क्या आप बता सकती हैं उनका ठेला कहाँ है? ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हम ही यहाँ पिज्जा बनाकर बेचती थी, लेकिन एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहां के 1200 बच्चों के लिए तुमसे पिज्जा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा, बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य हैं। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे
उन दोनों ने जो कुछ खोया था उससे कहीं गुना ज्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले 2 दिन में 1200 पिज्जा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीदा और फिर से उसी जगह पर पिज्जा बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों के भी कई ऑर्डर आने लगे, जिससे वो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन भी समझ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और अपना काम बंद कर। Thanks for watching.